तो योद्धाओं, कल एक स्टूडेंट ने मुझको बोला कि उनसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पहले नहीं बनते थे, लेकिन हमारी लेक्चर जो मैंने उनको पढ़ाया है उसको पढ़ने के बाद अब उनको लेक्चर की हेल्प मिली और वो अब क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इकोनॉमिक्स अब उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जा रहा है। तो ये सुन के मुझको बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत आनंदित हुआ कि आपके इफ़ेक्ट को, आपके एफ़र्ट को मैं कुछ आसान बना सका। और आप इसी तरीके से कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए और मैं अपनी मदद जितना हो सके मैं आपको ज़रूर करूँगा। मुझको बहुत दुख होता है उन लोगों के प्रति जो लोग एक्चुअल में मेहनत करते हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं होते हैं। उनकी तो बात मैं नहीं करूँगा जो बिना मेहनत करे सिलेक्शन चाहते हैं, और जो मेहनत कर रहे हैं एक्चुअल में और उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तब हमारी संवेदना उनके साथ ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमेशा मैं ये प्रयास करता हूँ कि उनके लिए हमेशा मैं आगे खड़े रहूँ और उनकी जितनी हेल्प मैं अधिकतम कर सकता हूँ वो करने का प्रयास ज़रूर करते हैं। तो आप आगे इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, आप इस तरीके से बहुत अच्छा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग कल आर्टिकल मैंने 124 के बारे में पूरा बताया था, 5 पार्ट उसके। एक हम लोग अभी करंट अफेयर में सुन रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति बनने की बात चली है वन नेशन वन इलेक्शन वाले प्रोसेस के लिए। तो इसमें आपके प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? 31, 21 लोकसभा से और बाकी जो हैं वो राज्यसभा से नियुक्त होंगे। इसके जो चेयरमैन हैं कौन बने हैं ये भी आपके लिए प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है। ये सब आज के करंट अफेयर में आपको बताया गया है क्रेजी जी के वीडियो में। ये जानने के बाद हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली पढ़ते हैं संवैधानिक पीठ, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये डिसीजन लिया, ये हम लोग फ्रिक्वेंटली सुनते हैं। तो ये संवैधानिक पीठ होता क्या है? जब कोई डिसीजन या कोई केस में जब कम से कम 5 जज बैठते हैं, 5 जज या उससे ऊपर के जज जब एक ही केस को सुनते हैं, सुनवाई करते हैं, तो उस बेंच को संवैधानिक पीठ बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोला जाता है। तो ये क्लियर रखना कि संवैधानिक पीठ किसको बोलते हैं? संवैधानिक पीठ 5 या अधिक न्यायाधीशों के पीठ को संवैधानिक पीठ कहा जाता है। इसके बाद आर्टिकल 131 में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की बात की गई है। आर्टिकल 131 सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 132 संवैधानिक विषयों से जुड़े उच्च न्यायालयों से अपील में उच्चतम न्यायालयों की अपीली अधिकारिता। 131 आरंभिक अधिकारिता मतलब ऐसे काम जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस लगाए जा सकते हैं उसको आरंभिक अधिकारिता बोलते हैं। और 132 मतलब अपीली अधिकारिता, हाई कोर्ट के कोई जज डिसीजन को आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे, ये अधिकारिता दिया गया है 132 में। 133 जो है सिविल विषयों से जुड़ी अपील की बात करता है। 134 जो है आपराधिक मामलों से जुड़ी अपील की बात करता है। 133 सिविल मामलों से जुड़ी अपील, 134 आपराधिक मामलों से जुड़ी अपील, 136 विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील। तो 131 से 136 सिर्फ अपीली अधिकारिता की बात की गई है, जो इसमें विभिन्न प्रकार के 136 तक अपील बताए गए हैं। 137 जो है वो बहुत ही विशेष है, जो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन, जिन्हें पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन कहा जाता है, इसको 137 में कहा गया है। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 137 में डिफरेंस आप समझना कि आर्टिकल 13 में क्या किया है, जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। आप न्यायिक जांच करते हैं, आर्टिकल 13 में संवैधानिक उसकी जांच होती है कि वो कहाँ तक सही है आर्टिकल 13 में। लेकिन आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट के ही अपने जजमेंट को फिर से एक बार सुनने की बात कही जाती है, रिव्यू पिटीशन कहा जाता है, पुनर्विचार याचिका किया जाता है, पुनर्विलोकन कहा जाता है। तो ये आर्टिकल 137 में कहा गया है। तो एकदम क्लियर रखना कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 137 में क्या लिखा है। इसके बाद आप आर्टिकल 129 में पढ़ते हो अभिलेख न्यायालय व अवमानना पर दंड की शक्ति। अभिलेख न्यायालय का अर्थ वो होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन लिया, जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट ने काशी के ऊपर या काशी के जो मस्जिद है वहाँ पे जांच के लिए बात कही, तो उसके आधार मानकर अब देखना पूरे भारत में बहुत सारे जो लोअर कोर्ट हैं वो अब मस्जिदों में जांच के आदेश देते हैं। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि जो बड़े न्यायालय हैं उनके जो डिसीजन होते हैं
वो एक लेसन होते हैं, वो एक छोटे कोर्ट के लिए वो एक पार्ट की तरह होते हैं, उनके आधार पर लोग छोटे डिसीजन लिए जाते हैं। 129 में सुप्रीम कोर्ट की अभिलेख है न्यायालय। 141 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों में बाध्यकारी है। 142 में पूर्ण न्याय करने, कंप्लीट जस्टिस की बात करता है 142, बहुत ही ज़्यादा आजकल न्यूज़ में रहता है आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। तो आपको अगर पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारत में कंप्लीट जस्टिस की स्थापना करता है, पूर्ण न्याय की स्थापना करता है, तो वो है 142। 145 में है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित नियम बनाने की शक्ति। 145 में संसद बनाता है संबंधित नियम, तो 145 में बात किया गया है। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल अभी देखे और आगे भी देखेंगे। बहुत सारी जो समितियां बनती है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम लोग जुडिशियल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पढ़े, प्राक्कलन समिति होती है और भी लोक लेखा समिति होती है, बहुत सारी समितियां होती हैं। ये भी हमारे लिए प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर भी हम लोग कभी रिवीजन करेंगे। तो इतना ही रहेगा, आप लोग पढ़ते रहिए बिल्कुल, और हारना नहीं है, उदास भी नहीं होना है, चेहरे में एक स्माइल लाना है और पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।